नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम लखनऊ विश्वविद्यालय के 6 सेमेस्टर हिंदी विषय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी नाट्य साहित्य, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई एकांकीय रीढ़ की हड्डी और उसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर के बारे में व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक जानकारी को हासिल करेंगे, जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं लगातार मिलती रहें। तो चलिए हम सर्वप्रथम देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय। श्री जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई सन 1917 ईस्वी में खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा स्थानीय JS स्कूल में संपन्न होती है। इसके पश्चात उच्च शिक्षा हेतु सन 1939 में परास्नातक इंग्लिश विषय से प्रयाग विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद प्रशासकीय क्षेत्र में जिलाधीश के पद को सुशोभित किया। सन 1949 में बिहार राज्य के शिक्षा सचिव और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल के पद को भी सुशोभित किया है। सूचना प्रसार मंत्रालय में संयुक्त सचिव और भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्य किया है और इनका निधन 14 मई सन 1978 ईस्वी को हुआ था। अब हम देखेंगे इनके कृतित्व को। श्री जगदीश चंद्र माथुर का रचनाकाल सन 1936 ईस्वी से प्रारंभ होता है और इनकी प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी सन 1936 में प्रकाशित होती है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता है रंगमंच की टेक्निक पर अपना पूर्ण अधिकार। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ऐसे नाटक, ऐसी एकांकियों को लिखा है जिनको रंगमंच के ऊपर प्रस्तुत किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। बचपन से ही 12 वर्ष की आयु से ही आपकी क्या रही है, अभिनय में रुचि रही है। प्रारंभिक नाटक बाल सखा में प्रहसन के रूप में प्रकाशित हुआ। 14-15 वर्ष की आयु में शिवाजी पर द्विजेंद्र लाल राय की शैली में एकांकी लिखी थी, जिसका प्रारंभिक अंश सेवा पत्रिका में सन 1930 में प्रकाशित होता है। उसके पश्चात 1936 ईस्वी में म्योर हॉस्टल के रंगमंच के निमित्त मेरी बांसुरी नामक एक आधुनिक एकांकी लिखी, जो दूसरे वर्ष कहाँ, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। उसके पश्चात इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उन पर भी हम एक नज़र डालेंगे, जैसे कि भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की की राह, ओ मेरे सपने। खंडहर अंग्रेजी में भी रूपांतरित हुआ है, यानी इसका अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया गया है। आज के जीवन के छोटे बड़े मुद्दों का यथार्थवादी चित्रण करने में श्री माथुर जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। भोर का तारा, कलिंग विजय का वातावरण किस प्रकार का है, सांस्कृतिक है। पृष्ठभूमि इसकी कैसी है, ऐतिहासिक है। भारतीय नाटक पहला राजा इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जिसका प्रकाशन कब होता है, 1939 ईस्वी में। इसके पश्चात आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई जगदीश चंद्र माथुर की जो एकांकी है रीढ़ की हड्डी, उसकी संक्षिप्त कहानी के बारे में हम जानेंगे। रीढ़ की हड्डी क्या है, एक एकांकी है और किसने लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर जी ने। इस एकांकी में लड़कियों को शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह उन्हें पहले क्या है, परखा जाता है। लड़कों के दोषों को न देखकर लड़की के गुण और दोषों की छानबीन की जाती है।
एकांकी में उमा के विवाह के लिए गोपाल और उनके पुत्र शंकर देखने घर आते हैं। यानी शादी किसकी होनी है? उमा की। और देखने कौन आता है? गोपाल और उसके पुत्र शंकर। उमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उमा के पिता राम स्वरूप अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा को छिपाते थे। यानी उमा के पिता का नाम क्या है? राम स्वरूप। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। जब उमा सबके सामने आई तब गोपाल हैरान हो जाते हैं। उमा लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह मानने वाले गोपाल को बहुत सुनती है। उमा उनके बेटे शंकर का लड़कियों के छात्रावास के चक्कर काटने की आदत के बारे में सबको बता देती है। वो कहती है कि शंकर छात्रावास के चक्कर लगाने के कारण बुरी तरह पिट चुका है, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। यही इस एकांकी का मुख्य विषय है। यानी जो शंकर है लड़कियों के छात्रावास के लगातार चक्कर लगाता रहता था, जिसके कारण उसकी कई बार पिटाई हुई और रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसी के नाम पर इस एकांकी का नाम है रीढ़ की हड्डी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सका था। गोपाल ये सब सुनकर अपना संतुलन खो बैठता है और शंकर भी ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। कैसे? उमा एक पढ़ी लिखी शादी योग्य लड़की है, जिसके पिता रामस्वरूप उसकी शादी के लिए चिंतित हैं और आज उनके घर लड़के वाले यानी बाबू गोपाल प्रसाद जो पेशे से वकील हैं। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा। यानी गोपाल प्रसाद क्या काम करते थे? तो इनका पेशा क्या है? वकील हैं। उनका लड़का शंकर जो बीएससी करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और वही क्या है? उमा को देखने आ रहे हैं। क्योंकि राम स्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए राम स्वरूप अपने नौकर रतन के साथ अपने घर के बैठक वाले कमरे को सजा रहे हैं। यानी राम स्वरूप के नौकर का नाम क्या है? रतन। उन्होंने बैठक में एक तख्त यानी चारपाई रखकर उसमें एक नया चादर बिछाया है। फिर उमा कमरे से हारमोनियम और सितार लाकर ऊपर से सजा देती है। यानी उमा क्या करती है? कमरे में हारमोनियम लाती है और सितार को लाती है। राम स्वरूप जमीन में एक नई दरी और टेबल में एक नया मेज पोस्ट बिछाकर उसके ऊपर गुलदस्ते सजाकर कमरे को आकर्षक रूप देने की कोशिश करते हैं। यानी आकर्षक का मतलब होता है कि कमरा एकदम सुंदर सा दिखना चाहिए। तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आकर कहती है। रामस्वरूप की पत्नी का नाम क्या है? प्रेमा। क्या कहती है? कि उमा मुंह फुलाकर यानी नाराज होकर बैठी है। इस पर रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वो उमा को समझाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें एक रिश्ता मिला है, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आए। दरअसल उमा के पिता किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रेमा कहती है कि उसने उमा को बहुत समझाया है, लेकिन वो मान नहीं रही है। अर्थात उमा शंकर के साथ में अपने विवाह को करना उचित नहीं समझती है। उसके बाद वो राम स्वरूप पर दोषारोपण करते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारे ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का नतीजा है। अगर उमा सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ी होती तो क्या होता? आज वो कंट्रोल में रहती। राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वो उमा की शिक्षा की सच्चाई लड़के वालों को न बताए। फिर जो है दरअसल उमा क्या है? बीए पास है। कितना पढ़ी लिखी है? बीए पास है। लड़के वालों को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इसीलिए राम स्वरूप ने लड़के वालों से झूठ बोला कि लड़की सिर्फ 10वीं पास है। प्रेमा की बातें सुनकर राम स्वरूप थोड़ा चिंतित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आजकल शादी ब्याह के वक्त
लड़की के साज श्रृंगार का क्या महत्व है, लेकिन वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो वैसे ही सुंदर है। कौन? उमा। लड़के वालों के नाश्ते के लिए मिठाई, नमकीन, फल, चाय, टोस्ट का प्रबंध किया गया, लेकिन टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन खत्म हो चुका है। इसीलिए रामस्वरूप अपने नौकर को मक्खन लेने के लिए बाजार भेजते हैं। बाजार जाते वक्त नौकर को घर की तरफ आते मेहमान दिख जाते हैं, जिनकी खबर वो अपने मालिक को देता है। ठीक उसी समय बाबू गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर के साथ रामस्वरूप के घर में दाखिल होते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद की आंखों में चतुराई साफ झलकती है और आवाज़ से ही वो बेहद अनुभवी और फितरती इंसान दिखाई देते हैं। उनके लड़के शंकर की आवाज़ एकदम पतली और खिसियाहट भरी है, जबकि उसकी कमर झुकी हुई है। क्यों? क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी पहले से ही टूटी हुई है। रामस्वरूप ने मेहमानों का स्वागत किया, औपचारिक बातें शुरू कर दी। बातों बातों में दोनों नए जमाने और अपने जमाने यानी समय की तुलना करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रामस्वरूप चाय नाश्ता लेकर अंदर जाते हैं। रामस्वरूप के अंदर जाते ही गोपाल बाबू रामस्वरूप की हैसियत आंकने की कोशिश करने लगता है। वो अपने बेटे को भी डांटते हैं और इधर उधर झांक रहा था। वो उससे सीधी कमर कर बैठने को कहते हैं, लेकिन इतने में रामस्वरूप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद बाबू गोपाल प्रसाद असल मुद्दे यानी असली मुद्दा क्या है, शादी विवाह के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जन्म पत्रिका मिलाने की बात पर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने दोनों जन्म पत्रिकाओं को भगवान के चरणों में रख दिया है। बातों बातों में वो अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए कहते हैं कि लोग उनसे कहते हैं कि उन्होंने लड़कों को उच्च शिक्षा दी है, इसीलिए उन्हें बहुएं भी ग्रेजुएट लानी चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कों का पढ़ लिख कर काबिल होना तो ठीक है, लेकिन लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएं और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लग जाएं तो गृहस्थी कैसे चलेगी। वे आगे कहते हैं कि मुझे बहुओं से नौकरी नहीं करानी है। फिर वो रामस्वरूप से लड़की उमा की सुंदरता व अन्य चीज़ों के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए। इसके बाद रामस्वरूप उमा को बुलाते हैं। उमा एक प्लेट में पान लेकर आती है। उमा की आंख पर लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ चश्मे के बारे में पूछते हैं, लेकिन रामस्वरूप झूठा कारण बताकर उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं। जैसे आजकल महिलाएं लड़कियां देखने जाती हैं तो कहती हैं कुछ गा बजा लेती हो, तो उमा मीरा का एक सुंदर गीत गाती है। उसके बाद वो पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि के बारे में भी पूछते हैं। उमा को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो कोई उत्तर नहीं देती है। यह बात गोपाल प्रसाद को खटकती है। वो उमा से प्रश्नों के जवाब देने को कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से जवाब देने के लिए कहते हैं। तब उमा अपनी धीमी मधुर आवाज़ में कहती है, क्या दुकान में मेज कुर्सी बेचते वक्त उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है? दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी मेज दिखा देता है और मोल भाव तय करने लगता है। ठीक उसी तरह ये महाशय भी किसी खरीदार के जैसे मुझे एक सामान की तरह देख परख रहे हैं। रामस्वरूप उसे टोकते हैं और गोपाल प्रसाद नाराज होने लगते हैं, लेकिन उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि पिताजी आप मुझे कहने दीजिए, ये सज्जन मुझे खरीदने आए हैं, जरा उनसे पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती? गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या उन्हें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? उमा जवाब देते हुए कहती है कि आप इतनी देर से मेरे बारे में इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या ये हमारी बेइज्जती नहीं है?
साथ में वो लड़कियों की तुलना बेबस भेड़ बकरियों से करते हुए कहती है कि उन्हें शादी से पहले ऐसे जांचा परखा जाता है, माफ़ करिएगा, जैसे कोई कसाई भेड़ बकरियों को खरीदने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जांचता परखता है। वो उनके लड़के शंकर के बारे में बताती है कि किस तरह पिछली फरवरी में उसे लड़कियों के हॉस्टल से बेइज्जत कर भगाया गया था। तब गोपाल प्रसाद आश्चर्य से पूछते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा जवाब देते हुए कहती है कि उसने बीए पास किया है। ऐसा कर उसने कोई चोरी नहीं की, उसने पढ़ाई करते हुए अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। उनके पुत्र की तरह कोई आवारागर्दी नहीं की है। अब शंकर व उसके पिता दोनों गुस्से में खड़े हो जाते हैं। राम स्वरूप को भला बुरा कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए जाइए, मगर घर जाकर ये पता अवश्य कर लेना कि आपके पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं। गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाता देख रामस्वरूप निराश हो जाते हैं। पिता को निराश हताश देख उमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी नौकर मक्खन लेकर आता है और एकांकी का पर्दा गिरता है। अब हम जो है जगदीश चंद्र माथुर और उनकी एकांकी रीढ़ की हड्डी के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 में हुआ था। इनका जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी दीक्षा स्थानीय जेएस कॉलेज में हुई। सन 1939 में एमए अंग्रेजी प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। इनकी प्रथम एकांकी भोर का तारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। जगदीश चंद्र माथुर के 3 एकांकी संग्रह भोर का तारा, ओ मेरे सपने और मेरे श्रेष्ठ रंग हैं। इनकी अधिकांश एकांकियों की रचना वर्तमान सामाजिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। माथुर की एकांकियों में वर्तमान समय के जीवन की स्पष्ट झलक देखने को मिल जाती है। जगदीश चंद्र माथुर ने अपने एकांकी ओ मेरे सपने के निवेदन में लिखा है कि कौन ऐसा लेखक होगा जिसकी कलम पर सामाजिक समस्याएं सवार न हो, अनजाने ही या डंके की चोट के साथ में। भोर का तारा एकांकी का आरंभ गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी के एक साधारण कवि शेखर से होता है। शेखर माधव से कहता है कि वो और छाया एक नदी के 2 किनारे जैसे हैं, जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं पाते, क्योंकि छाया का भाई देवदत्त दोनों के प्रेम में बाधक बन जाता है। शेखर और छाया का मिलन स्कंदगुप्त के राजमहल में होता है। शेखर के जीवन की अमूल्य धरोहर उसका महाकाव्य भोर का तारा है। वो छाया को भेंट करता है। शेखर जब अपनी महाकाव्य भोर का तारा को आग के हवाले कर देता है और छाया को छोड़ देता है। इस प्रकार अंत में छाया कहती है कि माधव, तुमने मेरा प्रभात नष्ट कर दिया है। माधव का कथन, छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया है, प्रभात तो अब होगा। भोर का तारा एकांकी के प्रमुख पात्रों में जो पुरुष पात्र हैं, जो कि शेखर है, और शेखर क्या है? कवि है। माधव एक राजनीतिज्ञ है, सम्राट स्कंदगुप्त का राज दरबारी है। नारी पात्रों में छाया शेखर की प्रेमिका है, मंत्री आर्य देवदत्त की बहन भी है। माधव शेखर से सौंदर्य प्रधान गीत गाने के लिए कहता है। माधव शेखर का मित्र है। तोरमाड़ हूण सरदार था, उसने सिंधु नदी पार की है। जगदीश चंद्र माथुर ने बाल्यावस्था में ही बाल सखा नामक मासिक पत्र के लिए मूर्खेश्वर राजा नामक एक प्रहसन लिखा था। जगदीश चंद्र माथुर के अनुसार हमें सदैव अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
यदि हम कर्म से भटक जाते हैं तो विनाश काल का जन्म होना निश्चित है। इसका उल्लेख एकांकी में वर्णित है। शेखर माधव से कहता है कि तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखमंगी को कभी देखा है? मैं उसे सदैव भीख देता हूँ। जानते हो क्यों? इस पर माधव कहता है, दया सज्जनस्य भूषणम, अर्थात दया क्या है? सज्जन का आभूषण है। भोर का तारा एकांकी में ये कथन हमारे प्रेम की अमर कृति है। ये हमारे प्रेम की अमर कृति है, ये छाया कहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस सत्र के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के छठे सेमेस्टर के हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी नाट्य साहित्य के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई एकांकी है रीढ़ की हड्डी, जिसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, उसके बारे में विस्तार से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को बारीकी से जाना समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि कक्षा आपको पसंद आएगी, आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इस कक्षा को अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के ऊपर लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं आप सभी को हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।